असम विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनाव आने पर सत्ताधारी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ता है। 2016 में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बहुमत हासिल करने में कामयाब रहा था। भाजपा के सर्बानंद सोनोवाल ने 15 वर्षों से असम की सत्ता पर काबिज तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार को हराकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई थी। 2016 में भाजपा गठबंधन ने इतिहास रचते हुए पहली बार पूर्वोत्तर के किसी राज्य में सरकार बनाई थी। 5 साल बाद उसे अपना सिंहासन बचाना है। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी अध्यक्ष सभी यहां बड़ी बड़ी रैलियां कर चुके हैं। असम की जनता को लुभाने के लिए सभी पार्टियों के नेता पूरा जोर लगा रहे हैं। वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब हाल ही में पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। तब वो असम का गमछा पहने हुए थे। वहीं प्रियंका गांधी भी चाय बागान में महिला कर्मचारियों के साथ पत्तियां तोड़ती नजर आई थी। तो असम के लोगों को साधने की कोशिश से तेज है। अब बात करते हैं चुनावी मुद्दों की, जिसमें सबसे पहले सीएए और एनआरसी आता है। असम विधानसभा चुनाव में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा को झटका लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा तबका एनआरसी और सीएए का विरोध कर रहा है। असम में चुनाव के दौरान सीएए के खिलाफ भी आवाज उठ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने सीएए को अपना प्रमुख एजेंडा बना लिया है। सीएए पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि असम में उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर सीएए को प्रदेश में लागू करने नहीं दिया जाएगा और राज्य सरकार को उच्चतम न्यायालय में इससे जुड़े मामले में पक्षकार बनाया जाएगा। इसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में पास किया था। वहीं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों को समझाने की कोशिश भी लगातार कर रही है, लेकिन यहाँ के विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना लिया है। भाजपा की मुश्किलें इस चीज से भी बढ़ सकती है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी असम में टी ट्राइब कम्युनिटी को लुभाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह यह है कि राज्य की 126 सीटों में से करीब 40 सीटों पर इस कम्युनिटी की आबादी निर्णायक भूमिका में है। हाल ही में सर्बानंद सरकार ने चाय बागान मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ाने का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी चाय बागान में महिला कर्मचारियों के साथ पत्तियां तोड़ती नजर आई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असम में चाय बागान और मजदूर अहम चुनावी मुद्दा बने हुए हैं। असम में गठबंधन की बात करें तो 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल फ्रंट के साथ सत्ता में आई थी। तीनों दलों ने असम की 126 सीटों में से 86 सीटों पर जीत दर्ज की थी। असम विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के एक दिन बाद राज्य की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टियों में से एक बोडोलैंड पीपल फ्रंट यानी बीपीएफ ने बीजेपी के साथ सभी संबंधों को खत्म कर लिया था। अब वो कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन में शामिल हो गई है। बीजेपी असम गण परिषद यानी एजीपी और यूनाइटेड पीपल पार्टी लिबरल यूपीपीएल के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने आगामी चुनाव के लिए 7 दलों के साथ महागठबंधन किया है। इनमें एआईयूडीएफ, बीपीएफ, आरजेडी, माकपा, भाकपा माले और आंचलिक गण मोर्चा शामिल है। एआईयूडीएफ के चीफ मौलाना बदरुद्दीन ने पिछले दिनों एक बयान जारी कर भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने के लिए हम सीटों की कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि एआईयूडीएफ और कांग्रेस के दरमियान सीटों को लेकर नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले तक राज्य मुस्लिम वोट 2 हिस्सों में बंटते थे, पहला कांग्रेस और दूसरा एआईयूडीएफ। लेकिन इस बार दोनों के हाथ मिला लेने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ना लाजमी हो जाएगी। आपको बता दें कि असम में चुनाव कब है। असम की 126 विधानसभा सीटों में 3 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। इसमें 47 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज में 1 अप्रैल को 39 सीटों पर चुनाव होंगे। वहीं तीसरे और अंतिम फेज में 40 सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है, असम का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो इस वक्त असम की सियासत में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हेमंत बिस्वा शर्मा का सियासी कद काफी बढ़ गया है। कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा का कद कितना ऊंचा हुआ है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके पास राज्य में कम से कम 5 महत्वपूर्ण विभाग है और वो सिर्फ इसी राज्य में नहीं बल्कि उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में पार्टी को मैनेज भी करते हैं।
वहीं दिलीप सैकिया जैसे ताकतवर नेताओं की मौजूदगी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल पर भारी पड़ रही है। सोनोवाल आरएसएस के और बीजेपी की पृष्ठभूमि के नहीं हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। तब वे मोदी सरकार में मंत्री थे, लेकिन स्थानीय समीकरण अभी भारी पड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी किसी तरह की कला पार्टी में नहीं चाहती है, इसलिए बीजेपी बिना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए चुनाव में उतरने की रणनीति अपना रही है। असम के दिग्गज नेता दिलीप सैकिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, तो वहीं हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी की अगुवाई वाले पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक महागठबंधन के चेयरमैन हैं। हेमंत बिस्व शर्मा पूर्वोत्तर में बीजेपी के सबसे मजबूत स्तंभ हैं और पार्टी के सबसे बड़े संकट मोचक भी माने जाते हैं। ऐसे में बीजेपी सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में चुनाव में जाकर हेमंत बिस्व शर्मा और दिलीप सैकिया को नाराज करने का जोखिम भरा कदम नहीं उठा सकती। ऐसे में यही माना जा रहा है कि पार्टी चुनाव नतीजे के बाद ही ये फैसला लेगी कि बीजेपी से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो वहीं कांग्रेस असम में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सहारे पूरा जोर लगा रही है। तरुण गोगोई के जाने के बाद कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको कांग्रेस मुख्यमंत्री के रूप में उतारे। यहाँ कांग्रेस नीति विपक्षी महागठबंधन ने कहा कि मुख्यमंत्री पद का उसका उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के नतीजे के आने के बाद ही घटक दलों के साथ चर्चा के बाद तय किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे दैनिक जागरण के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।